Assalamu alaikum, ninth class. This is Maria and I am the owner of Omni Academy. Omni Academy जो है YouTube के ऊपर नाइन्थ क्लास की बुक से रिलेटेड रोजाना एक टॉपिक का लेक्चर अपलोड कर रही है। और हम हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे आपकी किताब से, बल्कि वो एमसीक्यूज, वो शॉर्ट क्वेश्चंस और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम ड्यूरिंग द लेक्चर बताएंगे। और ना सिर्फ बताएंगे बल्कि उनके आंसर्स भी ड्यूरिंग द लेक्चर आपको रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक रजिस्टर और पेन रखना है अपने साथ, और जो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हम बताएं उसे रजिस्टर पे नोट करना है, और उसके साथ ही उसका आंसर भी जो हम बताएं वही नोट करना है। और रोजाना आपने उस लेक्चर को याद करना है। वो एक ही टॉपिक होगा, या दो से तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, या दो से तीन एमसीक्यूज होंगे, या कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। आपने रोजाना याद करना है। इससे फायदा ये होगा कि हम 5 से 6 महीने के अंदर बायोलॉजी के सारे लेक्चर, सारे टॉपिक जो है नाइन्थ क्लास की बुक के मुकम्मल कर लेंगे। और जब ये लेक्चर्स मुकम्मल होंगे, आपने अपना साथ जो नोट किया होगा वो आपको तैयार भी होगा और अरेंज भी होगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब आपके एग्जाम के दिन आ जाएंगे, तो आपने उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है, उन्हीं एमसीक्यूज को, उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को जो आपने अरेंज किए हुए हैं, और आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सिर्फ नोट करना है। नोट करने के साथ उसको फिर उसी दिन याद भी करना है, और कंटिन्यूटी से आपने लेक्चर्स रोजाना लेने हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और जो क्वेश्चंस और जो आंसर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जाम में लाजमी आ सकते हैं, और उनके आंसर इस तरह बनाए गए हैं कि आप आसानी से एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर लें। तो अब तक हमने अपने पिछले 4 लेक्चर में तकरीबन 19 एमसीक्यूज, 4 लॉन्ग क्वेश्चन विद देयर आंसर, और तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चन विद देयर आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आपके किताब का तकरीबन जो सेल मेम्ब्रेन तक का जो कंटेंट था ना, बल्कि साइटोप्लाज्म तक का जो कंटेंट था, वो हमने पढ़ लिया है। और उन टॉपिक्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो पहले 4 लेक्चर देखें, और वहां से वो सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर नोट करें, तब आके आप ये वाला लेक्चर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस है। ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियस पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं। आज के टॉपिक में ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही है। न्यूक्लियस लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन न्यूक्लियस। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस सर्व एज द सेल कंट्रोल सेंटर। ये सेल के कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। कंट्रोल सेंटर मतलब जैसे कि एक मुल्क को वजीर आजम चला रहा है ना, उसी तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल को चला रहा है। सेल के सारे काम कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन बताता है सेल को कौन सा काम करना है, वो न्यूक्लियस बताता है। तो न्यूक्लियस इस कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल करने वाला सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। किसका, सेल का। सेल को कंट्रोल करने वाला सेंटर क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ओवरसीइंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, जो सारी सेलुलर एक्टिविटीज का ध्यान रखता है। ओवरसीइंग, ध्यान रखना, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, सारी सेलुलर एक्टिविटीज का। तो न्यूक्लियस सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर ओवरसीइंग ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है जो कि सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अगला क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कौन सी चीजें जो हैं वो न्यूक्लियस को बना रही हैं। तो हम देखते हैं, नंबर 1, इट इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन।
हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ सेल को कवर कर रहा है, बल्कि सेल के अंदर ऐसी बहुत सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन कवरिंग प्रोवाइड करता है। उनमें एक न्यूक्लियस भी है। तो न्यूक्लियस को किसने कवर किया हुआ है? एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर ने, सिंगल ने भी नहीं, डबल मेम्ब्रेन की लेयर है। जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर थी ना, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन की दो लेयर हैं। एक इस तरह एक इनर वाली लेयर होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन की लेयर होगी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन है, इसके दो मेम्ब्रेन कवर कर रहे हैं इसको। इसको दो मेम्ब्रेन कवर कर रहे हैं, कॉल्ड द न्यूक्लियर इनवेलप। इन दो मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली हम इनको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो न्यूक्लियस को कवर कौन कर रहा है? न्यूक्लियर इनवेलप। और न्यूक्लियर इनवेलप क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन की लेयर है, दो मेम्ब्रेन की लेयर है न्यूक्लियर इनवेलप, which contains nuclear pores for semi permeability। इसी जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है ना, इसमें सुराख है, पोर हैं, जो कि अलाउ कर रहे हैं सेमी परमियाबिलिटी। सेमी मतलब सिलेक्टिव, कुछ, सबको नहीं। लास्ट हमने पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी सेमी परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेमी मतलब आधी परमेबिलिटी, मतलब सबको नहीं जाने देगा, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको जाने देगा। और कहाँ से जाने देगा? पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाने देगा। तो सेल के अंदर से कुछ सब्सटेंसेस पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। मेम्ब्रेन को तो वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते ना, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर पोर हैं, ठीक है। उन पोर से जो है सेल के अंदर से सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के को क्रॉस करके कुछ सब्सटेंसेस बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जा रहे थे, इसी तरह सेल के अंदर से कुछ सब्सटेंसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इनसाइड इज अ जेली लाइक मटेरियल। ये जो अंदर है ना, मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है खाली, उसमें क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। ये सारा जो है ना, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, जेली लाइक मटेरियल है। मेम्ब्रेन के अंदर जो कवरिंग सब्सटेंसेस को, जिन सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन ने अपने अंदर कवर किया हुआ है ना, वो जेली लाइक मटेरियल है। यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है वो किस चीज से फिल है? जेली लाइक मटेरियल से। जैसे एक बलून है ना, बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, इसी तरह जो बैलून की कवरिंग है ना, वो मेम्ब्रेन हो गई। और जो बैलून के अंदर हवा है, वो मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस हो गई। बलून में तो हवा दी, लेकिन न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। अब इसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। ये जो एम्प्टी एरिया है न्यूक्लियस का, ये जेली लाइक मटेरियल है। ये सारा जेली लाइक मटेरियल है, इसको कवर किसने किया हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, न्यूक्लियर इनवेलप ने कवर किया हुआ है। और न्यूक्लियर इनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल, उसको हम क्या कह रहे हैं? जेली लाइक मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, हमने कहा कि जेली लाइक मटेरियल क्या है? ये जेली लाइक मटेरियल क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और दो न्यूक्लियोलाई मौजूद हैं। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं? सर्कल होते हैं वो भी। तो हमने कहा जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल में एक या दो ना न्यूक्लियोलाई पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से वन और मोर न्यूक्लियोलाई वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। सवाल क्या आ सकता है एक और? बट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई, या एमसीक्यू ने पूछ सकते हैं आपसे, बट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई। तो क्या आंसर है? वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, जहां पे राइबोसोम जो है जोड़े जाते हैं या बनते हैं। ठीक है,
राइबोसोम कैसे बनता है? राइबोसोम की ना कंपोजिशन है आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन जो है ना वो अलग अलग न्यूक्लियोलस के पास जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है, उन आरएनए और प्रोटीन को जोड़ के ना राइबोसोम बना देता है। तो फंक्शन क्या हुआ न्यूक्लियोलाई का? जहां पे राइबोसोम असेंबल होते हैं, जहां पे राइबोसोम बनते हैं। तीसरी बात क्या लिखी हुई है? इट contains क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसको क्रोमाटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता ना तो क्रोमाटिन कहते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उसी चीज को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस वक्त सेल डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हम सिंपल सेल का बता रहे हैं कि जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसके अंदर क्या है, क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन क्या है? अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, एक धागे की तरह का, इस तरह का धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। विच condenses into chromosome during cell division। अब ये धागे की तरह है ना, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है ना, यही क्रोमाटिन जो है कंडेंस हो जाता है, सर्कल की तरह इकट्ठा हो जाता है। धागे धागे की फॉर्म में नहीं रहता, इस तरह इकट्ठा हो जाता है ऐसे। लेकिन हम सेल डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं, हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मटेरियल है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ है। बस ये याद रखना है कि जब सेल डिवीजन का वक्त आता है ना, तो यही क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ होता है, लेकिन क्रोमाटिन जो है वो धागे की फॉर्म में होता है। क्रोमाटिन सेल डिवीजन में नहीं होता न्यूक्लियस में। सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, एट द एंड जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से एमसीक्यू कौन सा। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट न्यूक्लियस के फंक्शन जो हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन है डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। हमने तो कहा था न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि सेल की एक्टिविटीज को, सेल ने कौन सा काम करना है इस वक्त, उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है न्यूक्लियस। कैसे कर रहा होता है? बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। क्योंकि हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ना क्रोमाटिन है, और क्रोमाटिन में डीएनए है, ठीक है। हमने कहा क्रोमाटिन में डीएनए और प्रोटीन है। तो डीएनए का क्या काम है? डीएनए ना हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर, और उस इंफॉर्मेशन को ना कन्वर्ट किया जाता है एमआरएनए के अंदर। और वो एमआरएनए जो है ना साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाता है, और उसी एमआरएनए पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है ना उससे प्रोटीन बनती है। ये बहुत जो है वो हाई लेवल की बात है, लेकिन आप अपने लेवल पे बस यही याद कर लें कि डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन प्रोडक्शन। प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करके ना, कि इस वक्त कौन सी प्रोटीन जो है वो सेल में होनी चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करता है कि एक वक्त में ना एक खास प्रोटीन हो, वही खास प्रोटीन जो है वो सेल का काम करवाएगी सारा। तो प्रोटीन प्रोडक्शन को वो कंट्रोल करके सेल के काम को कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि इस प्रोटीन ने कौन सा काम करवाना है, तो उस टाइम पे ना उसने, अगर वो चाहता है कि ना ग्लाइकोलिसिस हो, तो ग्लाइकोलिसिस जिस प्रोटीन ने करवानी है ना, तो वो उस वक्त उस सेल के अंदर ना वही प्रोटीन प्रोड्यूस करवा देगा। तो उस टाइम पे वो प्रोटीन बनी, तो उसने ग्लाइकोलिसिस करवा दी। लेकिन अगले टाइम वो चाहता है कि ग्लाइकोलिसिस ना हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लूकोज बने, तो वो दूसरी प्रोटीन बनवाएगा जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगी, वो ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोटीन नहीं बनाएगा। इस तरह प्रोटीन
कि प्रोडक्शन को, कि कौन सी प्रोटीन किस वक्त बनेगी, उस चीज को कंट्रोल करके इसने इस चीज को कंट्रोल कर लिया कि सेल का कौन सा फंक्शन किस टाइम पे होगा। तो सेल का कौन सा काम किस वक्त होगा, इसने इस चीज को कंट्रोल कर लिया, मतलब इसने सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स। ठीक है, हमने कहा था कि न्यूक्लियस में क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन में डीएनए है, डीएनए में जीन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन में डीएनए है, और डीएनए में क्या है, जीन्स हैं। और ठीक है, और जीन्स में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, इंसान के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कि इंसान कैसे बनेगा, इंसान कैसे काम करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीन में स्टोर होती है। ठीक है, इसलिए तो न्यूक्लियस जो है वो सारे काम कंट्रोल कर रहा है सेल के, कि उसको पता है कि किस वक्त कौन सा काम होना है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर्म में आई हुई है, जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन and is responsible for transmission of characteristics to the next generation, and is responsible for transmission of characteristics to the next generation। कैसे, जब सेल डिवाइड होता है ना, तो यही जो जीन है ना वो नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे किस तरह जो है हमारे जो पेरेंट सेल होता है ना, वो डॉटर सेल जब बनाता है ना तो उसमें जीन भी देता देता है अपना। पेरेंट सेल अपना वही जीन जो है वो डॉटर सेल को भी ट्रांसफर कर देता है, तो डॉटर सेल के पास भी वही सारा जो जीन है ना जो पेरेंट के पास था वही जीन डॉटर को भी चले जाते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में उसने इस तरह जीन भी ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक मतलब खसूसियात, जो पेरेंट की खसूसियात थी ना, जो ह्यूमन की खसूसियात थी, वही खसूसियात उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने नेक्स्ट डॉटर या सन को ट्रांसफर कर दी जीन की फॉर्म में। जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर थी, उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जीन दिया, तो इस तरह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, इस तरह करेक्टरिस्टिक्स, इस तरह खसूसियात ट्रांसफर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज क्या है, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आ गया तो आप डेफिनेशन लिखेंगे पहले। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की हेडिंग देंगे, और उसमें ये 3 पॉइंट्स जो है ना ये लिख देंगे। ठीक है, ये वाले 3 पॉइंट ये लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है उसके बाद फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन में ये 2 पॉइंट्स आप लिख देंगे, बल्कि हाँ ठीक है 2 पॉइंट्स लिख देंगे आप। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आता तो नहीं है, अगर आ गया तो फिर इतना भी काफी है, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। चाहे तो आप न्यूक्लियस ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर न्यूक्लियस ड्रॉ किया ना। एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, उसमें फिर एक और सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। क्यों एक और सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, 2 लेयर हैं, तो इसको आपने लेबल करना है। ओके, हम कहाँ तक पहुंचे थे, कि अगर डायग्राम आ जाए ड्रॉ करने के लिए तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने 2 सर्कल बना लिए, फिर उसको लेबल कर देंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, फिर हम इन्हीं 2 सर्कल के दरमियान ना एक सुराख बना देंगे, 2-3 सुराख बना के ना, लेयर के अंदर ही सुराख बनाना है बस। ठीक है, इस तरह इसको लेबल कर देंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, हमने कहा था ना मेम्ब्रेन में एक सुराख है, पोर है, उसे न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर इस एरिया को क्या लेबल करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर हमने इसके अंदर 2-3 छोटे छोटे सर्कल बना देने हैं। ठीक है, 2-3 छोटे छोटे सर्कल, इन सर्कल को हम क्या लेबल करेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है,
फिर हम थ्रेड बनाएंगे इस तरह, इसे क्या लेबल करेंगे, क्रोमाटिन। ठीक है, हो गया। सिर्फ 5 चीजें बनानी है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर कोर, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और साथ इस तरह की डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डिफाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि फंक्शन लिख दें न्यूक्लियस के। ठीक है, फंक्शन में आप ये 2 फंक्शन लिख जाएगा, काफी हो जाएंगे। उसके बाद आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई। क्या फंक्शन है न्यूक्लियोलाई का, राइबोसोम्स असेंबल होते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलाई। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि इनसाइड न्यूक्लियस जेली लाइक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं क्रोमाटिन इज थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। Chromosomes are present in cell division. Chromatin is present in non-dividing cell. ठीक है, न्यूक्लियर envelope is double membrane. ठीक है, न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर। कितने एमसीक्यूज हो गए, न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर पहला, न्यूक्लियर एनवेलप इज डबल मेम्ब्रेन दूसरा, न्यूक्लियोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस तीसरा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई इज राइबोसोम assembling चौथा, क्रोमाटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पांचवा, क्रोमाटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन छठा, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन सातवां, क्रोमाटिन इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल आठवां। 8 एमसीक्यूज हो गए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जिसमें डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और डायग्राम आ जाएगी। तो आज का यही टॉपिक था। होप सो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, और अब हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो।